नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। डेली की तरह आपके बीच में मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेके उपस्थित हूं और डेली से जैसे हम लोग सेशन की शुरुआत 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करते हैं, तो आइए हम लोग सेशन की शुरुआत 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करें। ना थके अभी पैर, ना भी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी सफर जारी है। मतलब आप असफलताओं से डरने वाले नहीं हैं। जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक निरंतर आप अपने लक्ष्य के प्रति बने रहेंगे। इसी क्रम में हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे और डेली की तरह आपसे यही गुजारिश है कि सेशन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। निश्चित ही इस सेशन से आपको लाभ होगा। आइए देखिए, पहला प्रश्न के रूप में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो यहां देखिए, पहला प्रश्न के रूप में दिया गया है आपका विकल्प 1 जुलाई, दूसरा दिया गया 2 जुलाई, तीसरा दिया गया 10 जुलाई और चौथा दिया गया 11 जुलाई। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है मित्रों, यह प्रत्येक 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगर हम बात करें पहली बार, प्रथम बार विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया, तो 1989 ईस्वी में मनाया गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें 2022 की थीम क्या है, तो 8 बिलियन का विश्व 2022 का थीम है। अब यहां बात हो रही है जनसंख्या की मित्रों, जनसंख्या की। तो जनसंख्या किस सूची का विषय है, यह समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। जबकि जनगणना की बात करें, जनगणना की बात करें दोस्तों, तो जनगणना जो है ये संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। अगर हम बात करें कि 2011 में जो जनगणना हुई थी वो कौन से क्रम की थी, वो 15वीं थी और इसके प्रमुख कौन थे, तो चंद्रमौली जी जनगणना 15वीं जनगणना के प्रमुख थे। और 2021 में जो जनगणना होने को है 21-22 में, वो कौन सी है, ये 16वीं है और इसके प्रमुख कौन है, तो विवेक जोशी जी इसके प्रमुख हैं। अब यहां से जनगणना से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको 2 जानना है कि भारत में जनगणना कब प्रारंभ हुई थी। तो भारत में जनगणना 1871 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। जबकि नियमित 10 वर्ष के अंतराल में कब प्रारंभ हुआ, तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित रूप से 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना प्रारंभ की गई। अब यहां से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको जानना है कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में निवास करती है। तो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप के चीन और भारत क्रमशः 2 देशों में निवास करती है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। आइए इसी क्रम में दूसरा प्रश्न देखें। हाल ही में उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों विकल्प के रूप में आपका पहला राजीव कुमार, दूसरा RK गुप्ता, तीसरा अनूप पांडे, चौथा सुशील चंद्रा। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा दोस्तों, यह होगा विकल्प नंबर बी, RK गुप्ता को भारत का उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अब यहाँ जाने भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था, तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। और 25 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन जी भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगर हम बात करें महिला के रूप में कौन थी, तो पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी थी। अगर हम बात करें कि निर्वाचन आयोग
किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 324 अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। साथ ही साथ अगर हम बात करें वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 326 अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार वर्णित है। अब एक प्रश्न और भी दोस्तों आपको याद रखना है कि 21 वर्ष से 18 वर्ष मतदान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन 1981 ईस्वी में किया गया। ये सारे प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर हम बात करें वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार जी भारत में वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने पद से इस्तीफा दे दिया? अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे पहला दिया गया नेपाल, दूसरा श्रीलंका, तीसरा बांग्लादेश, चौथा यूएई। तो यहां जो सही आपका विकल्प होगा दोस्तों, यह विकल्प नंबर बी सही होगा। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रम जी ने क्या किया है? अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसका मुख्य कारण जो है वो राजनीतिक जो विरोध हो रहा है श्रीलंका में, और ये विरोध किसके विपक्ष में हो रहा है? तो वहां के राष्ट्रपति जो गोटाबाया राजपक्षे जी हैं, उनकी नीतियों को लेकर विरोध हो रहा है सामान्य जन नागरिकों के द्वारा। हाल ही के दिनों में राष्ट्रपति भवन पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया गया था प्रदर्शनकारियों के द्वारा। अगर हम बात करें श्रीलंका से संबंधित, तो श्रीलंका और भारत के बीच में युद्धाभ्यास कौन सी होती है? तो मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य में होता है। अगर हम बात करें श्रीलंका की राजधानी के बारे में, तो श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरे कोट्टे है। अगर बात करें यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो यहाँ का मुख्य व्यवसाय जो है टूरिज्म था, और कोविड काल में पूर्ण रूप से यहाँ पर टूरिज्म की जो व्यवस्था है वो क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके कारण इस देश की विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी क्षति हुआ है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किस संस्था के महासचिव का निधन हो गया? अब देखिए यहां दिया गया है संस्थाओं में ओपेक दिया गया है, दूसरा FATF दिया गया है, तीसरा विश्व बैंक, चौथा यूनेस्को। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका है ओपेक के महासचिव मोहम्मद बारकीडो का हाल ही में निधन हो गया, और इनका कार्यकाल भी जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में समाप्त होने वाला था, लेकिन उससे पहले इनका निधन हो गया। अगर हम बात करें ओपेक के बारे में दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया था। साथ ही साथ अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वियना में ओपेक का मुख्यालय है। अगर बात करें दोस्तों कि इसके सदस्य देश कितने हैं, तो इसके सदस्य देशों की संख्या जो है ये 13 है, और हाल ही में ओपेक के सदस्य देशों में से किसने अपनी सदस्यता वापस ले ली? तो कतर देश ने अपनी सदस्यता ओपेक से अलग कर ली। अब अन्य संस्थाओं में अगर देखें, FATF की बात करें तो 1989 ईस्वी में स्थापना हुआ था FATF का, जिसका मुख्यालय पेरिस में है। अगर हम बात करें, और हाल ही में इसके अध्यक्ष के रूप में T राजा कुमार ने अपना कार्यभार ग्रहण किया है। अगर विश्व बैंक की बात करें तो इसका जो स्थापना है 1944 ईस्वी में किया गया, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है, और इसके प्रमुख जो है डेविड मालपास हैं। अगर हम बात करें मित्रों यूनेस्को के बारे में, तो 16 नवंबर 1945 ईस्वी में यूनेस्को की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय भी पेरिस में है, और इसके प्रमुख आंद्रे अजोले हैं। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रही एलिना रीवाकिना ने विंबलडन खिताब 2022 जीता। इनका संबंध किस देश से है? यह खेल की परिधि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जब भी परीक्षाएं होंगी तो आप देखिएगा इन सारे प्रश्नों के आने की प्रायिकता सर्वाधिक होगा। अगर हम बात करें विकल्प के रूप में, पहला कजाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा यूएई, चौथा अरब। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा यह कजाकिस्तान होगा। कजाकिस्तान की पहली महिला एलिना रीवाकिना, इन्होंने विंबलडन
विंबलडन खिताब 2022 को जीता है। अगर हम यही बात करें कि पुरुष वर्ग में किसने जीता है विंबलडन, तो ये नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। इनका ये किस देश के हैं, तो इनका संबंध सर्बिया से है। अब यहां पर कुछ महत्वपूर्ण टेनिस के जो ग्रैंड स्लैम है 4, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं हर परीक्षाओं की दृष्टिकोण से, जो बार बार पूछे जाते हैं, अगर हम उनको रिकॉल कर ले तो यहां से प्रश्न गलत नहीं होंगे। जैसे अगर हम बात करें मित्रों ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता है, तो राफेल नडाल ने जीता है। और राफेल नडाल का संबंध किस देश से है, तो ये स्पेन के हैं। अगर हम बात करें, ये 2022 की बात हो रही है मित्रों। अगर हम बात करें महिला वर्ग में किसने जीता है, तो एस्ले बार्टी ने जीता है। इनका संबंध किस देश से है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से हैं और इन्होंने टेनिस खेल से संन्यास ले लिया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है, पुनः एक बार राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन पुरुष वर्ग में सिंगल वर्ग में जीता है। और महिला वर्ग में ईगा स्वेटेग ने जीता है। इनका संबंध किस देश से है, ये पोलैंड से है। साथ ही साथ हम लोगों ने विंबलडन 2022 के खिताब के बारे में पढ़ लिया कि पुरुष वर्ग में किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। और महिला वर्ग में पहली कजाक महिला एलिना रिवाकिना ने जीता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहां भी ध्यान रखना है, कभी कभी क्रम से पूछ लेता है कि ये इनका टेनिस का क्रम किस आधार पे होता है। तो सबसे पहले जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच होता है और फिर उसके बाद विंबलडन होता है, फिर लास्ट में जो चौथा होता है यूएस ओपन होता है। ये सारे अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये किस कोर्ट पे खेले जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन ये जो होते हैं ये हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। साथ ही साथ फ्रेंच जो है ये मिट्टी पे खेला जाता है और विंबलडन जो है ये घास के मैदान में खेला जाता है। यहाँ घास पे खेला जाता है, घास के कोर्ट पे। तो यहां से भी प्रश्न निरंतर बना हुआ है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किसके द्वारा गीगा मेश संपर्क समाधान परियोजना, सबसे पहले इस टर्म को जानना जरूरी है दोस्तों कि गीगा मेश संपर्क समाधान परियोजना कहां से प्रारंभ हुआ। तो पहला दिया गया है स्ट्रोम, दूसरा दिया गया है जियो, तीसरा दिया गया है बीएसएनएल, चौथा दिया गया है वोडाफोन। तो इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प नंबर ए होगा, स्ट्रोम के द्वारा गीगा मेश संपर्क समाधान योजना प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, इंटरनेट की सुविधा को सुचारू रूप से पहुंचाना या सुलभ बनाना। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि अगर एक ही नेटवर्क एरिया में बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं तो नेटवर्क स्लो होने की समस्या होती है। लोग कहां नेटवर्क पकड़ाने के लिए चले जाते हैं, छतों पर चले जाते हैं, फिर घरों से बाहर चले जाते हैं, कहते हैं नेटवर्क नहीं है। इस समस्या को दूर करने के लिए गीगा मेश संपर्क समाधान परियोजना प्रारंभ किया गया है। और ये कौन सी कंपनी उपलब्ध कराएगी, स्ट्रोम कंपनी के द्वारा ये किया जाएगा। और खास करके ध्यान रखिएगा 5G सुविधा को और सुचारू रूप से लागू करने की बात यहां की जा रही है। अब यहां बात हो रही है योजना से संबंधित, तो हैली हब योजना या आपका इनोवेशन 2.0 योजना कहां से प्रारंभ किया गया, तो हैदराबाद से किया गया। और विश्व की सबसे बड़ी इनोवेशन योजना है कौन, इनोवेशन 2.0 योजना। अगर हम बात करें स्कूल स्टार्टअप योजना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो गूगल के द्वारा प्रारंभ किया गया। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, गर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर शीशा तलाश कर। आपको अपना इतना ज्यादा आपको मजबूत बनना है कि परीक्षा चाहे जिस भी परीक्षा में आप बैठे वहां सफलता आपके हाथ आनी ही चाहिए। आइए इसी क्रम से पॉजिटिव नजरिए से आप आगे बढ़िए। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली सबसे कम उम्र की यात्री कौन है, तो यहां अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहां दिया गया है आयशा अजीज, दूसरा दिया गया जानवी डोगती, तीसरा दिया है खुशी पटेल, चौथा दिया गया है
सिनी सेट्टी। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा दोस्तों विकल्प नंबर बी होगा, जानवी डोगती। अब यहां किसके द्वारा? एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की हैं और इनका संबंध किस प्रदेश से है? आंध्र प्रदेश से है। ये कितनी आयु की हैं? तो मात्र 12 वर्ष की हैं और इन्होंने एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा किया और सबसे उम्र की यह यात्री है। अगर हम यही बात करें विकल्प नंबर ए के रूप में, आयशा अजीज भारत की सबसे युवा पायलट कौन सा है? तो ये आयशा अजीज हैं। इनका संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर से है। अगर हम बात करें खुशी पटेल के बारे में, मिस वर्ल्ड वाइड का किताब हाल ही में किसने जीता है? तो खुशी पटेल ने जीता है। इनका संबंध किस राज्य से है? गुजरात से है। अगर हम बात करें सिनी सेट्टी के बारे में, तो इन्होंने मिस इंडिया का किताब हाल ही में किसने जीता है? तो सिनी सेट्टी ने जीता है। अगर हम बात करें यही मिस यूनिवर्स का किताब किसने जीता है? तो ये इस किताब को जीता है हरनाज संधू। इनका कहां से संबंध ये है? तो ये संबंधित हैं भारत के चंडीगढ़ से। अगर हम बात करें मिस वर्ल्ड का किताब किसने जीता है? तो कैरोलीना ने मिस वर्ल्ड का किताब जीता है और इनका संबंध जो है ये किस देश से है? ये इनका संबंध पोलैंड से है। ये सारे जो अवार्ड हैं या पुरस्कार है, सम्मान है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। पुरस्कार सम्मान के परिदृश्य से यहां से लगातार प्रश्न बने हुए हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग देखें, हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMAK ने भारत के किन 2 स्थलों को चिन्हित किया? तो देखिए पहला दिया गया है महाराष्ट्र वडोदरा, दूसरा दिया गया मध्य प्रदेश राजस्थान, तीसरा उत्तर प्रदेश बिहार, चौथा दिल्ली और गुजरात। इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा दोस्तों महाराष्ट्र और वडोदरा होगा। और सबसे पहले ये जाने ये संबंधित किससे है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी से संबंधित है। महाराष्ट्र के सतारा में प्रताप भोसले प्राथमिक विद्यालय में, जहां से BR अम्बेडकर जी की प्राथमिक शिक्षा हुई थी, पहला स्थल वह है। साथ ही दूसरा जो है वो वडोदरा का संकल्प वृक्ष, बरगद का वृक्ष है, जहां से BR अम्बेडकर जी ने अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत का संकल्प लिया था। इन 2 स्थलों को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के द्वारा चिन्हित किया गया है। हर परीक्षा में बार बार यह प्रश्न पूछा गया है, छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 17 में वर्णित है। अगर हम बात करें BR अम्बेडकर जी से, तो प्रारूप समिति के प्रमुख कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। अगर हम बात करें कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एक पहले भारतीय कौन थे? तो BR अम्बेडकर जी थे। साथ ही साथ स्टैचू ऑफ नॉलेज किससे संबंधित है? BR अम्बेडकर जी से संबंधित है, महाराष्ट्र राज्य के लातूर में स्थित है। साथ ही साथ BR अम्बेडकर जी ने किस अनुच्छेद को संविधान की प्रस्तावना की आत्मा कहा है या संविधान की आत्मा कहा है? तो यह जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किसके द्वारा स्वाधीनता संग्राम ना सुरवीरो पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? देखिए पहला दिया गया स्मृति ईरानी, दूसरा मीनाक्षी लेखी, तीसरा निर्मला सीतारमण, चौथा द्रौपदी मुर्मू। अब यहां जो सही आपका विकल्प है विकल्प नंबर बी होगा, मीनाक्षी लेखी द्वारा या स्वाधीनता संग्राम न सुरवीरो नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। अब यहां से आपको ये जानना है कि मीनाक्षी लेखी जी किस मंत्रालय से संबंधित हैं? तो संस्कृति राज्य मंत्रालय से संबंधित हैं। अगर हम बात करें स्मृति ईरानी जी के बारे में, तो महिला बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? तो स्मृति ईरानी जी के पास है। और भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो वह निर्मला सीतारमण जी हैं। जबकि पहली आदिवासी महिला के रूप में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाली पहली महिला है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत का 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य कौन बना? यहां देखिए पहला दिया गया उत्तर प्रदेश, दूसरा दिया गया महाराष्ट्र, तीसरा दिया गया गुजरात, चौथा दिया गया दिल्ली। इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा मित्रों यह होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेसवे
का उद्घाटन हाल ही के दिनों में किया गया है और जिसमें 6 लेन सक्रिय हैं और 7 लेन पे अभी कार्य जारी है। ऐसा करने वाला देश का यह पहला राज्य है। अब यहां उत्तर प्रदेश से कुछ विशेष बातें, हाल ही में उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसमें यह उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। हाल ही में पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़कर सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में किस स्थान से प्रारंभ किया गया? तो बहराइच से प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रारंभ किया गया। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी क्रम में यह सेशन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह सेशन पसंद आया होगा और पुनः आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। मतलब आप अपने परिश्रम पर बने रहिए, आप परिश्रम करते रहिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। इसी क्रम में हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।